नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए हिंदी के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो कि विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 भागों में हमने कुल 75 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है और आज अब हम अपने अगले 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो हमने आपके लिए छाटे हैं वे प्रश्न हैं जो कि व्यापम अक्सर अपनी परीक्षाओं में पूछता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, और इस पूरे सीरीज का प्रश्न नंबर 76 कि इनमें से विशेषण उपवाक्य है। देखिए यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। दूसरा, यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूँगा। तीसरा है गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। और चौथा है कि मैं ज्यों ही वहाँ पहुँचा वह चला गया। अब इन चारों वाक्यों को आपने पढ़ा। अब इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण उपवाक्य है, ये हमें बताना है। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि विशेषण उपवाक्य दिया गया है। अब कैसे पता चला? तो देखिए, अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि विशेषण उपवाक्य आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो उपवाक्य होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है संज्ञा उपवाक्य, फिर दूसरा होता है हमारा विशेषण उपवाक्य, और फिर तीसरा होता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए, अब इनमें से विशेषण उपवाक्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वाक्य में, जैसे यहाँ पे ये एक वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए 2 उपवाक्य है। पहला उपवाक्य है जो रुपए मुझे मिले थे, और दूसरा कि वे खर्च हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी एक उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की विशेषता बता रहा हो वहाँ पे विशेषण उपवाक्य होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा है वे खर्च हो गए। तो क्या खर्च हो गए? तो वे रुपए जो मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि क्या खर्च हो गए, तो जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो उपवाक्य है ये हमारा विशेषण हो जा रहा है और ये हमारा विशेष्य है। तो इस तरीके से जिस उपवाक्य में भी इस तरीके से संबंध होता है विशेषण और विशेष्य का, वहाँ पे विशेषण उपवाक्य होता है। आप समझ जाइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। तो ये हमारा एक मुहावरा है कि जुबान पर लगाम ना होना, और इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, मतलब जुबान पर लगाम ना होना मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ भी बोल देता है। बोलते हैं ना कि जो भी मुंह में आया वो बक दिया। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कि उनके जुबान पर लगाम नहीं है, मतलब जो भी मन में पड़ा अच्छा बुरा बिना कुछ सोचे समझे बोल देना। तो यही है कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से बोलना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यहाँ 4 वाक्य दिए हुए हैं, इन चारों का पढ़िए और बताइए कि बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस में आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सब कैसे पता चला? तो बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ पहले समझते हैं क्या होता है। तो बरस पड़ने का अर्थ होता है गुस्सा करना या फिर क्रोध करना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गलती बड़े बाबू ने की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े, यानी कि चपरासी पर गुस्सा करने लगे। तो यहाँ पे सही समझ में आ रहा है कि गलती किसी और ने किया और उसके लिए वो चपरासी पर गुस्सा होने लगा। जबकि वाकई में अगर हम देखें तो आसमान में बादल घिरे और बरस पड़े। तो क्या आसमान में बादल घिरे और गुस्सा होने लगे? नहीं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे सेठ ने भिखारी को इतना धन दिया जैसे वह बरस पड़े हो। तो देखिए ये भी यहाँ पे परिभाषित नहीं कर रहा सही तरीके से। बिन बादल बरस पड़ना, तो देखिए यहाँ पे भी गुस्सा करना होता है बरस पड़ने का अर्थ, जो कि यहाँ पे सही तरीके से परिभाषित नहीं कर रहा इस वाक्य को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना, इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो व्योम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो ये बाकी का अर्थ क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए दृग, तो दृग का अर्थ याद रखिएगा क्या होता है? नयन, यानी कि नेत्र या फिर आंख, चक्षु। विप्र का अर्थ हो जाता है हमारा ब्राह्मण, इसको भी याद रखिएगा। ये हमारे पर्यायवाची शब्द कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए 4 शब्द दिए हुए हमारा, इनमें से कोई 3 शब्द एक ही अर्थ प्रकट करता है और कोई एक है इनमें से जो अलग है। कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर। देखिए कैसे? तो देखिए ये जो 3 शब्द दिया हुआ है भास्कर, रवि और दिवाकर, इन तीनों का अर्थ हो जाता है सूरज, यानी कि
सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्कर, रवि और दिवाकर, जबकि सुधाकर का अर्थ होता है हमारा चंद्रमा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है। देखिए ये भी विशेषण से संबंधित प्रश्न है। जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अनिश्चितवाचक विशेषण है, निश्चितवाचक है या परिमाणवाचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण है। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ लिखा है जल्दी चलो, तो चलना एक क्रिया है और ये बता रहा है कि कैसे चले, तो जल्दी चलो, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे चलना है, तो जल्दी चलना है। तो हमें पता क्रिया विशेषण क्या होता है, कोई भी ऐसा शब्द जो कि विशेषण होता है लेकिन किसका विशेषता बताता है, वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है हमारा कि गोल विशेषण है। देखिए यहाँ पे एक विशेषण शब्द दिया हुआ है गोल, बताना है ये किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गोल क्या है, क्या ये कोई सर्वनाम है, नहीं। देख सकते हैं परिमाण है क्या, यहाँ पे परिमाण का मतलब क्या है, नाप तोल करने के लिए इस प्रयोग करते हैं क्या इस शब्द का, नहीं। गुण बता रहा है ना कि वो किसी चीज़ का, जैसे मैं बोलूँगा कि फुटबॉल गोल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल के गुण को बता रहा है कि उसका गुण क्या है कि वो गोल है। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 कि व्यायाम में कौन सी संधि है। देखिए ये संधि से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यायाम में कौन सी संधि है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यड़ संधि है। कैसे पता चला, तो इसका हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो व्यायाम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विधन आयाम। क्या हो जाएगा, विधन आयाम बराबर व्यायाम। अब देखिए वी का ई और आयाम का आ मिलाकर क्या बन जा रहा है, व्यायाम। देखिए यहाँ पे य शब्द आ रहा है, तो हमें पता है कि ई का य किस में हो जाता है, यड़ संधि में होता है। याद रखिएगा कि ई उरी का य व र हो जाता है, तो वो किस में हो जाता है, यड़ संधि में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्मोह का संधि क्या होगा। देखिए ये जो शब्द है निर्मोह, इसका संधि विच्छेद बताना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो निधन मोह, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विसर्ग संधि है, अगर हम यहाँ पे संधि के प्रकार की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे किसका संधि हो रहा है, तो विसर्ग का संधि यानी कि मेल हो रहा है, इसलिए उसमें हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तो एक काल से संबंधित प्रश्न है, पूछ रहा है कि तुम जा रहे हो में कौन सा काल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्तमान काल। ठीक है, बोल रहा है कि तुम जा रहे हो, मतलब यहाँ पे देखिए क्या आपको भूतकाल में हुए किसी कार्य का पता चल रहा है क्या इसमें, नहीं। क्या भविष्य में कोई कार्य होने वाला है ऐसा कुछ बोध हो रहा है, नहीं। हमें पता चल रहा है कि ये जा रहा है व्यक्ति, तुम जा रहे हो बोल रहा है, मतलब कार्य प्रगति पर है, तो किस में आ जाता है, ये वर्तमान काल में, वर्तमान में वो कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 कि नाक कौन सा लिंग है। देखिए यहाँ पे लिंग से संबंधित प्रश्न है, नाक में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। कैसे पता चला, तो देखिए जैसा कि मैंने कई बार बताया आपको कि जो हिंदी भाषा है उसमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो प्रयोग के या फिर अर्थ के आधार पर किया जाता है कि उस शब्द का हम प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो देखिए नाक का प्रयोग कैसे करते हैं, तो जैसे घर के लोग आपको बोलते हैं कि तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरी नाक। देखिए अगर कोई बोलता है कि मेरा नाक कट गया तो वो गलत है। ठीक है, मेरी नाक होता है। ठीक, मेरी नाक कट गई, तो मेरी हमें पता है कि जो ये र में ई की मात्रा लग रहा है, मेरी बोल रहा हूँ, किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग के लिए, इसलिए ये कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक, तो देखिए अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेंदुआ कौन सा शब्द है। अब देखिए तेंदुआ कौन सा शब्द है, क्या ये देशज है, विदेशज है या तत्सम है या तद्भव है। ठीक, अगर तद्भव है तो फिर इनमें से कोई नहीं आएगा, तो कौन सा है, तो देशज शब्द है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज विदेशज वाले में ये शब्द हो जाएगा, तो देशज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है। ठीक, कौन सा वाक्य है, ये निषेधवाचक है, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है या फिर संकेतवाचक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निषेधवाचक है। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है,
कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पे किसी कार्य को ना करने का बोध हो, ठीक, मतलब कोई बोले कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, ठीक है, तो जहाँ पे किसी कार्य को करने से मना किया जा रहा हो, समझ जाइए वहाँ पे क्या है, निषेधवाचक वाक्य। तो यहाँ पे मना कर रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। तो देखिए हमारा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे विशेषण का प्रकार बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं वे 4 प्रकार? तो याद रखिएगा, पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, फिर तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और फिर चौथा कौन सा हो जाता है? चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम बात भी कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है कि इन चीज़ों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, तो आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, हम इनके बारे में भी डिटेल वीडियो पूरा आपको बनाकर दे देंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस तरीके के वीडियो चाहिए तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 91, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिया हुआ है, कोई एक शब्द ऐसा है जो कि विशेषण है लेकिन और वो संज्ञा से बना हुआ है। तो कौन सा है? तो कुलीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए जो कुलीन है वो कुल शब्द से बना हुआ है। बोलते हैं ना अच्छा कुल वाला, तो वो वाला जो कुल होता है उस शब्द से बना है। तो कुल एक संज्ञा है और इसका जो विशेषण बना है इस शब्द से वो है हमारा कुलीन। तो कुल है संज्ञा और उससे बना है कुलीन विशेषण। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, यहाँ पे बना हुआ विशेषण नहीं है, बताना है कौन सा है। तो पढ़िए इसको, अपमान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैसे? तो देखिए जो नियमित शब्द है ये नियम शब्द से बना हुआ है, नियमित। वार्षिक जो है ये वर्ष से बना है, वार्षिक। जो अपमानित है ये अपमान शब्द से बना है, अपमानित। और ये तीनों हमारे विशेषण है, लेकिन ये जो अपमान है ये विशेषण नहीं है बल्कि ये हमारा एक संज्ञा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अपमान क्या है? ये एक संज्ञा है, ठीक, इसलिए वो गलत हुआ। चलिए तो अगला प्रश्न है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी महाशया हो जाएगा। अब यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, महाशी में या महाशयी में लगा देते हैं, ठीक, तो वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा महाशय का स्त्रीलिंग होता है महाशया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए अकर्मक क्रिया बताइए कौन से वाले वाक्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी गेहूं पीस रहा है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हुआ? तो देखिए समझिए जो क्रिया 2 प्रकार का हमारा होता है कर्म के आधार पे, पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अब कर्म क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता, तो देखिए समझिए कर्म को कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसे कर्म कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो याद रखिएगा कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा आप समझिएगा वो क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे अब जिस क्रिया में हमारा कर्म होता है वो सकर्मक होता है और जिस वाक्य में हमारा क्रिया नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म नहीं है? तो देखिए पहला पढ़ते हैं, राम पत्र लिखता है। अब देखिए यहाँ पे लिखता है, राम लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो देखिए राम जब लिखेगा तो पत्र पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। पत्र पहले खाली था, अब उसमें लिखावट शुरू हो गया, लिखाना लगेगा वो। और दूसरा है मैं बालक को जगवाता हूँ। तो देखिए जगवा रहा है किसको? मैं जगवाता हूँ, किसे? बालक को जगवाता हूँ। तो बालक पे प्रभाव पड़ रहा है, वो व्यक्ति जगवा रहा है, तो बालक पहले सोया हुआ था अब उसे उठना पड़ेगा, तो बालक पे प्रभाव पड़ रहा है, तो बालक हमारा कर्म है और इसमें कर्म है इसलिए ये हमारा सकर्मक हो गया। मदन गोपाल को हंसा रहा है। अब देखिए हंसा रहा है, किसे हंसा रहा है? गोपाल को हंसा रहा है। तो गोपाल पे प्रभाव पड़ रहा है ना क्रिया का, कि गोपाल पहले चुपचाप बैठा था अब उसे हंसना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी हमारा सकर्मक हो गया, इसमें भी कर्म है। यहाँ पे देखिए गेहूं पिस रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, लोग बोलेंगे कि पीसना तो एक क्रिया हो गया और पिसा रहा है तो गेहूं पे प्रभाव पड़ रहा है कि गेहूं पहले खड़ा था वो पिसा गया, तो ये हमारा कर्म हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो गेहूं है ये इस पर प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन ये कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता की तरह प्रयोग किया गया है। कर्ता मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं तो गेहूं हमारे यहाँ पे कर्ता है।
तो इसलिए ये कर्ता होने की वजह से यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्ता है, इसलिए ये कर्मक हो गया। जो कि बाकी में अगर आप देखें तो देखिए राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम पत्र लिखता है तो राम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता है, यहाँ पे मदन करता है, लेकिन यहाँ पे तो गेहूँ करता है, तो गेहूँ है कर्ता, वहाँ पे कर्म नहीं है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 कि श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। तो देखिए श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है इस वाक्य में, या दोनों है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया है। कैसे पता चला, तो देखिए श्याम सोता है, अच्छा ठीक है सोता है, तो क्या ये सो रहा है, तो देखिए यहाँ पे किसी पे प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। सोना एक क्रिया हो गया, क्या इसका प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा बोलता कि श्याम चारपाई पर सोता है, तो श्याम सो रहा है चारपाई पे, तो चारपाई पे प्रभाव पड़ता कि चारपाई पहले खाली था उसमें कोई सो गया, है ना, तो उस तरीके से वहाँ पे कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं दिया है, तो ये अकर्मक हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, याद रखिएगा, चोर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है मूषक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। देखिए आत्मा का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अनात्मा। याद रखिएगा आत्मा का विपरीत हो जाता है अनात्मा। प्रश्न नंबर 98, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है और बाकी के 3 अशुद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राण। कैसे, तो देखिए समझते हैं, बाकी का गलत क्यों है इसको समझते हैं। तो देखिए भस्म लिखा है यहाँ पे, तो भस्म नहीं होता, ये हो जाता है हमारा भस्म, भस्म यानी कि राख। चिन्ह नहीं होता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, चिन्ह नहीं होता, ये होता है हमारा चिन्ह। इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा इसको ऐसा लिखते हैं, ये ची लिखते हैं, ह लिखते हैं और ह के अंदर में ऐसा न लगा देते हैं। अब इसको देख के कई लोग क्या सोचते हैं कि ये चिन्ह है, न आधा है, जबकि ये सही नहीं होता, यहाँ पे ह आधा होता है, ठीक। याद रखिएगा इस तरीके से, तो चिन्ह गलत होता है, चिन्ह होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द होते हैं, एक और जैसे आपने देखा होगा कि ब्राह्मण, इस तरीके से लिखा जाता है। अब ब्राह्मण को कई लोग ब्राह्मण बोलते हैं, मतलब आधा म लगाते हैं, इस तरीके से लोग इसको लिखते हैं ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण उच्चारण करें तो, लेकिन ये गलत होता है। इसका अगर हम सही लिखें तो ये हो जाता है ब्राह्मण, यहाँ पे ह आधा होता है और म पूरा होता है, ठीक। तो ये ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नहीं, ठीक। तो इसी तरीके से ये हमारा चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं। प्राण तो बिल्कुल सही है। हिंदू, अब हिंदू गलत इसलिए हुआ क्योंकि द में ऊ की जो मात्रा लगी है वो यहाँ पे बड़ा ऊ होना चाहिए था, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इन बातों को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए ये चारों शब्दों में से कोई एक शब्द है जो कि अशुद्ध है, कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। कैसे, ये अशुद्ध क्यों हुआ, क्योंकि साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, स में आ की मात्रा लगेगी, साप्ताहिक, ठीक। बाकी का यहाँ पे सही है। ये हमारा अंतिम प्रश्न आज का भी और इस पूरे सीरीज़ का भी, कुल 4 भाग में हमने देखा, कुल 100 प्रश्न। तो देखते हैं अब ये हमारा अंतिम प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन से संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे 4 संज्ञा दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इनमें से कोई एक संज्ञा ऐसा है जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कि उसका जो बहुवचन है वो होता ही नहीं है, एक वचन बहुवचन एक ही होता है। किसमें ऐसा होता है, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक यानी कि इसे पदार्थवाचक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे होता है, तो देखिए जैसे कि ये आंसू है, अब मैं बोलूँगा कि आंसू का बहुवचन बताओ, तो आंसू का बहुवचन क्या होता है, आंसुएं हो जाएगा कि आंसुओं हो जाएगा, तो नहीं। तो देखिए आंसू का बहुवचन भी आंसू ही होता है, याद रखिएगा, आंसू का बहुवचन नहीं होता। वहाँ पे अगर आंसू कोई बहुवचन बोले तो नहीं होगा, आंसू ही हो जाएगा वहाँ पे। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा पानी, तो पानी का बहुवचन क्या होगा, पानियों हो जाएगा क्या, या पानो हो जाएगा, नहीं, पानी का पानी ही होता है, पानी का बहुवचन नहीं होता। तो ये सब क्या है, ये हमारे द्रव्यवाचक विशेषण है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से हमारा द्रव्यवाचक जो संज्ञा होता है ये प्रायः बहुवचन नहीं होता। याद रखिएगा हमेशा ऐसा नहीं होता, प्रायः लिखा है, मतलब ज़्यादातर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका बहुवचन नहीं पाया जाता। तो ये हो गया हमारे कुल 100 प्रश्न।
आप लोगों को कितना कुछ सीखने को मिला और कैसा लगा हमारा यह सीरीज़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं फुल डिटेल समझा कर, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हैं जो हम लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।